हाँ students, today we are going to study atom. Atom is the smallest particle which cannot be divided further. Atom is the smallest particle which cannot be divided further. एटम सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसको आगे हम तोड़ नहीं सकते, दैट इज नोन एज एटम। सबसे पहले आया थॉमसन मॉडल। ठीक है, थॉमसन मॉडल में हमने क्या देखा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर एंड एटम का जो रेडियस है, ठीक है, एटम का क्या है रेडियस। ठीक है, ये क्या है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में हमने देखा कि थॉमसन ने सबसे पहले बताया कि एटम कैसा होता है स्फेरिकल, एटम इज स्फेरिकल। एटम का जो रेडियस बताया थॉमसन ने दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। एंड एटम के जब मॉडल को दिया गया उस समय उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की। तो यहाँ से क्या कहा उन्होंने कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली, पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन द एटम लाइक पॉजिटिव या रेड पार्ट इन ए वाटरमेलन, रेड पार्ट इन ए वाटरमेलन। जिस प्रकार वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है उसी प्रकार एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है। एंड नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड रैंडमली, जो नेगेटिव चार्ज है वो अपनी इच्छा अनुसार पूरे एटम में फैला हुआ रहता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है दोनों क्या होते हैं सेम। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम कैसा होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। नाउ ड्रॉबैक्स, मॉडल को ड्रॉप कर दिया गया बिकॉज ही इज अनएबल टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में जो अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स का हुआ उसे थॉमसन नहीं समझा पाए। एंड ही इज ऑल्सो अनएबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ना ही थॉमसन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझा पाए कि इसके अंदर अलग अलग लाइन सीरीज लाइमन बामर क्यों मिली। सो नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को बनाते टाइम पे सबसे पहले रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकाले गए। रेडियोएक्टिव एलिमेंट से क्या निकाला गया अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, इट इज द एटम ऑफ हीलियम जिसका चार्ज 2e होता है और नेचर कैसा होता है पॉजिटिव, मास 4 AMU के बराबर होता है। एंड इट टेक्स द गोल्ड फॉइल, उसने क्या किया गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल लेने का कारण क्या था, बिकॉज इट इज ए डक्टाइल एलिमेंट और इससे उन्होंने 2 × 10⁻⁻7 मीटर थिकनेस की एक फॉइल बना दी जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स डाले गए। अगर यहाँ हाइड्रोजन की फॉइल ली जाती, सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन की अगर फॉइल ली जाती तो अल्फा पार्टिकल्स, अगर यहाँ फॉइल किसकी होती हाइड्रोजन की फॉइल होती तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का जो मास है वो हाइड्रोजन से ज्यादा हो जाता एंड चार्ज जो अल्फा पार्टिकल्स का है वो भी क्या हो जाता हाइड्रोजन से ज्यादा। तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स इसको स्कैटर करके निकल जाते और ऑब्जर्वेशंस आपको नहीं मिलते। इसलिए इन्होंने क्या किया गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल लेने के बाद में मैक्सिमम 90% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए। कैसे चले गए स्ट्रेट, 90% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए। इससे रिजल्ट निकाला गया कि एटम जो है आपका मोस्टली ब्लैंक होता है, एटम इज मोस्टली ब्लैंक। दूसरी बात इन्होंने देखा कि जब आपके पास अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जो थे 90% स्ट्रेट चले गए। कैसे चले गए स्ट्रेट, अब स्ट्रेट चले गए, उससे उन्होंने रिजल्ट निकाला कि एटम इज मोस्टली ब्लैंक। एटम क्या होता है मोस्टली ब्लैंक होता है। हाँ, तो अल्फा पार्टिकल्स जो थे मैक्सिमम 90% अल्फा पार्टिकल्स कैसे चले गए स्ट्रेट चले गए। 90% अल्फा पार्टिकल्स कैसे चले गए स्ट्रेट। इससे उन्होंने बताया कि एटम मोस्टली क्या होता है ब्लैंक। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जैसे न्यूक्लियस था तो इसके पास से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, जितना ज्यादा पास आया उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास आया डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा बढ़ता चला गया। कुछ 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल रिबाउंड करता है अपने पाथ को, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने कहा कि सेंटर के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज और मास इज सिचुएटेड, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ। तो अल्फा पार्टिकल जब स्ट्रेट चले गए तो उन्होंने क्या कहा कि भाई एटम ब्लैंक है और ये सारी चीजें उन्होंने कंक्लूड कर दी। अब यहाँ क्या होता है कि एक अल्फा पार्टिकल आता है, आने के बाद में न्यूक्लियस यहाँ था आपका, ठीक है, इसको बिना टच किए हुए रिबाउंड कर जाता अपने पाथ पे। तो ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल
फ्रॉम वेयर इट रिबाउंड्स इट्स पाथ, जहां से अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते पे वापस चल देता है, और आपका न्यूक्लियस, दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको कहा गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमने देखा कि यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और इन दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, सेम। तो हमने पहले पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है AQ1 Q2 डिवाइड बाय R। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो सेंटर पे चार्ज कितना है ZE, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है 2E, डिस्टेंस क्या है R0। फॉर्मूला क्या जाएगा K Q1 कितना है 2E, Q2 कितना है ZE डिवाइड बाई R बराबर क्या हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से R0 निकाल लोगे आप, R0 कितना है आपका 2kZe² डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फिर आता है इंपैक्ट पैरामीटर, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से जहां से गया वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला आपका बन जाता है kZe² cos θ/2 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपका इंपैक्ट पैरामीटर हो जाता है। तो दोबारा से सुन लेंगे एक बार कि हमारे पास दो चीजें आई, दोनों चीजें क्या क्या आती हैं। सबसे पहली चीज तो आती है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या थी कि जहां अल्फा पार्टिकल रिबाउंड करता है अपने पाथ को, ठीक है, जहां से अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को क्या करता है रिबाउंड, तो ये क्या था आपका न्यूक्लियस, ये क्या है आपका अल्फा पार्टिकल। इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से गया वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है, इंपैक्ट पैरामीटर। तो दो बातें क्लियर हो जाती हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, रदरफोर्ड टू गोल्डफेल, इसकी थिकनेस दे रखी है आपको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकले, रिजल्ट्स आपको दे रखे हैं। हाँ, पहला रिजल्ट था मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोज स्टेट, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए स्टेट। बाय दिस ही कंक्लूड्स, उसने रिजल्ट निकाला दैट एटम इज मोस्टली ब्लैंक आएगा। जिस टाइम पे जो हमारे पीपीटी बनाने वाले सर हैं वो किसी के ख्यालों में खो रहे होंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ ब्लैंक को न्यूट्रल लिख दिया। तो इससे न्यूट्रल नहीं पता लगेगा, क्या पता लगेगा, ब्लैंक होता है। एटम इज मोस्टली ब्लैंक। Few particles changes their path and deflect by this. He conclude that total positive charge and mass is situated at its center. कुछ पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स कुछ थे 1% से भी कम अल्फा पार्टिकल वो अपने पाथ से क्या हो गए, डिवाइएट हो गए, न्यूक्लियस के पाथ से क्या हो गए, डिवाइएट हो गए। इससे उन्होंने रिजल्ट निकाला कि इसका जो ये इस पे अल्फा पार्टिकल क्या था, पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पे बाउंस बैक कर जाता है, जो भी थोड़ी देर पहले आपको बताया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये देखने के बाद उन्होंने कहा कि सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है और सारा मास कहाँ है, सेंटर पे। सो एटम इज स्फेरिकल विद द रेडियस ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। और इन्होंने कहा कि भाई सेंटर पे टोटल चार्ज है, टोटल मास है, तो इसे क्या कहा गया, न्यूक्लियस। दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। इस सेंटर को क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। तो न्यूक्लियस कह दिया गया। तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है और सेल्स में कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं। और एटम इज न्यूट्रल, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये सारी चीजें रदरफोर्ड ने बताई अपने मॉडल में। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट बात पे, बाय दिस रिजल्ट इज सेड अबाउट एटम। एटम के बारे में रिजल्ट्स आपको बता दिए गए हैं कि एटम क्या है, स्फीयर है जिसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दोबारा से ख्यालों में ज्यादा खोते हैं हमारे कंप्यूटर वाले सर। ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। तो एटम के बारे में उन्होंने क्या बताया कि एटम इज स्फेरिकल जिसकी रेडियस कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर और इसके सेंटर पे सारा चार्ज रखा हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर। बाहर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब यहां से एक समस्या आ जाती है क्या, कि जो ड्रॉबैक बनती है इनके मॉडल की, क्या बनती है कि यहां अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन अगर लगातार रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो रेडियस है वो कम होते होते फाइनली इलेक्ट्रॉन विल फॉल इन द न्यूक्लियस और एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल। बट ऐसा नहीं होता। तो ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए, ही इज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है,
और उन्होंने इसकी स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए, साथ में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाए। इनके अनुसार लीनियर होना चाहिए था, रेगुलर एनर्जी रेडिएट हो रही है तो जो आपका स्पेक्ट्रम है वो कैसा होना चाहिए, रेगुलर, बट ऐसा नहीं मिलता है। अब आते हैं हम, रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो आपको पता है, अभी आपको बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वहां से एनर्जी लगातार कम होगी। एनर्जी कम होने के कारण फाइनली इलेक्ट्रॉन विल फॉल इन द न्यूक्लियस, सो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। बोर ने अपना मॉडल देने से पहले 3 पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है। बोर ने अपना मॉडल देने से पहले कितने पोस्टुलेट्स दिए, 3 पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में चल रही है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी वैल्यू होती है mv² डिवाइड बाई r। सेंटर पे चार्ज आपका था Ze, बाहर कितना है E, तो यहाँ क्या होता है, कूलम्ब फोर्स लगेगा। हम जानते हैं कूलम्ब फोर्स क्या होता है, k q1 q2 डिवाइड बाई r²। k है, q1 कितना है Ze, q2 कितना है E डिवाइड बाई r²। तो ये कितना हो गया, kZe² डिवाइड बाई r²। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। सो पहला इक्वेशन आपका बन जाता है mv² बाई r बराबर kZe² बटा r। ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट दिया कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन द ऑर्बिट whose angular momentum mvr is integer n h upon 2 pi, integer multiple of h upon 2 pi। Electron will revolve in the orbit whose angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi। थर्ड पोस्टुलेट दिया कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन द फिक्स ऑर्बिट whose energy is fixed। एनर्जी क्या होती है ऑर्बिट्स की, फिक्स होती है। And when electrons revolve in the fixed orbit, it does not gain or lose energy. It does not gain or lose energy, but when it transits, it goes from lower level to higher level. Lower level to higher, it will gain energy. It will gain energy, and when it goes from higher energy level to lower energy level, it will lose energy. और एनर्जी जो है उसका डिफरेंस क्या है, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू एच न्यू। E2 माइनस E1 इक्वल्स टू न्यू इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये आपके 3 पोस्टुलेट हो गए, दोबारा से सुन लेंगे। पहला पोस्टुलेट दिया कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय कूलम्ब फोर्स। सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन फिक्स ऑर्बिट whose angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन जब फिक्स सेल में रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी गेन और लूज नहीं करते। अब हम आते हैं इससे अगली बात पे, ड्रॉबैक्स देख लो इसके, ठीक है। इसके बाद में इसके डेरिवेशंस कराएंगे आपको। ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। इन्होंने क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी को क्या कर दिया, आपको मिक्स कर दिया। नेक्स्ट, स्टार के फैक्ट और जीमान इफेक्ट को नहीं समझा पाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं या जो आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिवाइड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है। इन इफेक्ट्स को नहीं समझा पाए। अब यहाँ आते हैं हम नेक्स्ट बात पे, बामर सीरीज आपको बाद में बताएंगे, पहले डेरिवेशंस बताते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आते हैं हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए रेडियस या ऑर्बिट। तो देखो सबसे पहले हमने देखा mv² डिवाइड बाई r इक्वल्स टू kZe² डिवाइड बाई r²। r से क्या क्रॉस हो गया बेटा, r। अब हमने देखा दूसरा पोस्टुलेट था हमारा mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, r इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई mv। दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे mv² इक्वल्स टू kZe² डिवाइड बाई nh अपॉन 2 पाई mv। मास से मास कैंसिल आउट हो गया, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट हो गई, तो v इक्वल्स टू हो गया आपका 2 पाई kZe² डिवाइड बाई nh। ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ v इक्वल्स टू हम वैल्यूज पुट कर देते हैं 2 इंटू पाई 3.14। नेक्स्ट आता है k कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। z बदलता रहेगा तो उसको रख नहीं रहे। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, स्क्वायर कर दिया इंटू z डिवाइड बाय
एन की वैल्यू ऐसे कैसे है ऑर्बिट हमें पता नहीं है, एच 6.62 इंटू 10⁻34। जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो आंसर आता है 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे आप ऑर्बिट्स बदलेंगे वैसे वैसे एन वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम हो जाएगी। तो ये आपका पहला पोस्टुलेट से रिजल्ट आ जाता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आए अपने पास रेडियस निकालते हैं। तो हमने क्या देखा, रेडियस निकालने के लिए आप बढ़ते हैं कि r बराबर क्या था अभी आपका NH/2πmv। तो v की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट की है, v क्या था 2πkZe²/NH, ठीक है। अब हमने देखा ये वैल्यू जब हम v की यहाँ पुट करेंगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा NH/2πm। वेलोसिटी क्या है आपकी 2πkZe²/NH। तो रेडियस इज n को n से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो गया n², h² से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो गया h², 2 × 2 4 पाई इंटू पाई स्क्वायर m kZe²। अगेन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू जब पुट की जाएगी, सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू जब पुट करोगे तो आपका आंसर निकलेगा r इक्वल टू 0.529, यहाँ क्या आ रहा है n का स्क्वायर n²/z एंगस्ट्रॉन। और हम सब जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻−10 मीटर। यहाँ अगर पहले ऑर्बिट में रेडियस आपकी 0.529 है तो सेकंड ऑर्बिट में जाते हैं यहाँ ध्यान देंगे n का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। थर्ड ऑर्बिट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स रेडियस हो जाएगी। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट जाते हैं हम अगले स्टेप पे कि भाई रेडियस आ गई है अपने पास, रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। और वेलोसिटी अभी भी आपके पास आई थी क्या 2πkZe²/NH। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी जब आप फाइंड आउट करते हैं तो देखो काइनेटिक एनर्जी का हमने 11th क्लास में 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था 12mv²। आपने पहला पोस्टुलेट देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस बाय कूलम्ब फोर्स kZe²/r²। r से r कैंसिल हो गया तो आपका इक्वेशन बनता है mv² इक्वल टू kZe²/r। ये दे दिया आपने जैसे इक्वेशन नंबर 2। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 1/2 बोथ साइड्स, क्या आएगा हाफ mv² इक्वल टू हाफ kZe²/r। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ kZe²/r, ये आपका काइनेटिक आ गई। अब हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है kQ1Q2/r। बट यहाँ सेंटर पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो फोर्स कैसा लगेगा अट्रैक्शन, कैसा फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी नेगेटिव। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया -kQ1Q2/r। सेंटर पे चार्ज कितना है Ze, बाहर कितना है E, रेडियस कितनी है r। पुट कर दो वैल्यूज, पोटेंशियल एनर्जी -k, Q1 कितना है Ze, Q2 कितना है E/r। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी -kZe²/r। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है और पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। अब हम बढ़ते हैं इससे अगले स्टेप पे, ठीक है। दूसरे पे चले जाते हैं। दूसरा जो आपका स्टेप आता है उसमें देखते हैं हम कि टोटल एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अभी आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली है हाफ kZe²/r। पोटेंशियल आपने निकाली kZe²/r, एलसीएम लिया 2r, कितना बच जाएगा kZe² माइनस r से r कट गया 2kZe², ठीक है। एक वन शॉट चल रहा है तो आप कैलकुलेट खुद से कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ माइनस का kZe²/2r। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है आपका -12
के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। रेशियो जब आप फाइंड आउट करते हैं तो हमने क्या देखा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी रेशियो पोटेंशियल एनर्जी रेशियो टोटल एनर्जी, तो ये रेशियो आएगा आपका कितना, हाफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर रेशियो माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर रेशियो माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। के जेड ई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर कट गया, 1/2 रेशियो -1 रेशियो -2। तो इंटीजर नंबर लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2, तो आपका रेशियो आ जाता है काइनेटिक रेशियो पोटेंशियल रेशियो टोटल इक्वल्स टू 1 रेशियो क्या आपका -2 रेशियो -1। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे। डायरेक्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी 13.6 दे रखी है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी निकाली तो क्या हो जाएगा -13.6। पोटेंशियल निकलेगा तो आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का आंसर आ जाएगा 13 दूनी 26, 6 दूनी 12, 27.2। ये क्या आ गई आपकी पोटेंशियल, ये क्या है आपकी टोटल, ये क्या है काइनेटिक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस 1 नंबर में पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन पे थोड़ा फोकस कर लेंगे। फिर हम जाते हैं इससे अगली बात पे। नेक्स्ट बात आती है टाइम पीरियड। तो आप जानते हैं कि कोई भी आपका एटम है उसमें सर्कुलर है तो यहाँ रेडियस कितनी दे रखी है आपको r, यहाँ से v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है एक साइकिल पूरी करने में, ठीक है। एक साइकिल पूरी करने में डिस्टेंस कितनी चलेगा, सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2πr, वेलोसिटी क्या है v, तो वी नो दैट टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2πr डिवाइड बाई v। वैल्यूज पुट कर दो, 2π है, r की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है अभी, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था 2π k z e स्क्वायर डिवाइड बाई nh। 2π से कैंसिल कर दिया 2π को। अब यहाँ से हम गए t बराबर n क्यूब h क्यूब डिवाइड बाय 4π स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। टाइम में जब आप वैल्यूज रख के सोल्व कर लेना घर पे, आंसर आएगा 1.5 × 10⁻16 n क्यूब बाई z स्क्वायर। तो यहाँ ये वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है n क्यूब। अगर पहली सेल के अंदर टाइम पीरियड आपको ये दिया गया है तो दूसरी सेल में 2 का क्यूब होगा, मतलब 8 टाइम। तीसरी सेल में 3 × 9 × 3 27 टाइम्स। मतलब पहली सेल में जैसे T2 निकालोगे, पहली सेल का टाइम पीरियड कितना है T1, तो T2 कितना हो जाएगा 9T1 कि नहीं होगा। दूसरी सेल में क्या होगा 2 2 4 8 T1 और थर्ड में T3 कितना हो जाएगा 27 T1। मतलब क्यूब के अकॉर्डिंग चलेगा। एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन पे थोड़ा फोकस कर लेंगे अच्छे तरीके से। फिर हम बढ़ते हैं इससे अगले स्टेप पे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/टाइम। तो आप इसको सीधा सीधा सा रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपका टाइम दे रखा है, इसको क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल। अब हम बढ़ते हैं इससे अगले स्टेप पे। इससे अगला स्टेप आता है आपका, जैसे हम पहुंचे इससे अगले स्टेप पे तो एक चीज और बता देते हैं आपको, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन जब टोटल एनर्जी आपने निकाली कितनी आई -12 के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया। मैं वैल्यू रख देता हूँ आर की, -12 के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर रखा, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4π स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। 2 से क्या कट गया 2, तो टोटल एनर्जी आपकी आ जाती है -2π स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद में जब इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देंगे तो एनर्जी में देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जब आप निकालें तो आंसर आता है -13.6 n स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पहले n रखता हूँ n = 1 तो एनर्जी आ जाती है -13.6। सोल्व कर लेंगे घर पे आराम से। दूसरा n = अगर 2 रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो E2 कितना आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n = 3 रखूंगा तो E3 आ जाएगा -1.51। ठीक है, n बराबर 4 रखूंगा तो E4 4 का स्क्वायर 16 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
n इक्वल टू 5 रखा, E5 आ जाएगा आपका -0.54, ठीक है। और इसके बाद n बराबर 6 रखूंगा तो कितना आ जाएगा ये -0.37, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू चलती हैं। इनके अकॉर्डिंग हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आप एनर्जी लेवल डायग्राम पे जैसे बढ़ते हैं तो आपको अभी बताया गया था एनर्जी लेवल डायग्राम, ये देख लेंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा इसमें वो करना है, क्या करना है वो देखना। n इक्वल टू 1 है तो ये एनर्जी और शो कर देना, कितनी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54, ये माइनस का 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 37 जो भी है। और n इक्वल टू 7 की आप कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट में आप यहाँ बढ़ाएंगे n इक्वल टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू इन्फिनिटी, जिसकी एनर्जी कितनी हो जाती है 0। अगर आपका कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन n बराबर इन्फिनिटी से 7, 6, 8, 9 कहीं से भी आकर के n बराबर 1 में आकर रुक जाता है, कहाँ रुक रहा है? n इक्वल टू 1 में, तो दिस इज नोन एज लाइमन सीरीज। ये क्या कहलाता है? लाइमन सीरीज, जिसमें n1 फिक्स है कितना है 1। और ये आपका जो है आपका लाइमन सीरीज, ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। किसमें आएगा? अल्ट्रावायलेट रीजन में। याद रखेंगे, एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, आधे नंबर में आ जाएगा कि लाइमन सीरीज किस में आता है? अल्ट्रावायलेट। इसके बाद में जो आपका बामर सीरीज है, ठीक है, इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है। बामर सीरीज आता है आपका विजिबल रीजन में। तो इसमें n1 फिक्स है कितना है 2, n2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। फिर इसी प्रकार चलते जाएंगे पार्शियल ब्रैकेट फॉर्म्ड, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि इससे अगली जो बात आती है कि इससे आगे की जो भी सीरीज है वो सब किस में आती है? इंफ्रारेड रीजन में। किसमें चली जाती हैं? इंफ्रारेड रीजन में सारी की सारी सीरीज चली जाती हैं। दोबारा से सुन लेंगे, n1 फिक्स है 1 लाइमन के लिए, n2 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, n1 फिक्स है 2 बामर के लिए, n2 कुछ भी हो सकता है। सेम प्रोसेस आगे तक चलेगा। नेक्स्ट इसमें क्या होता है? अगला कंसेप्ट आता है कि जो लाइमन सीरीज है ये आती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बामर सीरीज आती है विजिबल रीजन में, पार्शियल ब्रैकेट फॉर्म्ड सारी सीरीज किसमें आती है? इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। अब 5 मिनट की बात हो रहा है, उसके बाद में आपका ये मुख्य चीजें हो जाएंगी। इसके बाद आता है आपके पास रिडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। रिडबर्ग फॉर्मूला और देख लेंगे एक बार। इसमें क्या था आपका? E2 माइनस E1 बराबर क्या होता है? HC बाई लैम्डा। तो HC बाई लैम्डा मैंने वैल्यू जो अभी की आई थी 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 बटा क्या था भाई? h स्क्वायर, ठीक है। n की वैल्यू 1 ले ली, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले ली थी किस में बेटा? माइनस में, तो यहाँ n2 स्क्वायर, ठीक है। E2 माइनस E1, तो ये क्या लिख दिया 2 माइनस फॉर्मूले का माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 बटा n1 स्क्वायर h स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो क्या करेंगे? HC बाई लैम्डा, तो कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 बटा h स्क्वायर, ये दे दिया कॉमन। क्या बच जाएगा? प्लस का क्या है? n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं? 1 बाय लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, HC मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइड बाई HC इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? CH क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ ये जो वैल्यू है इसकी कितनी है? इसको R बोलते हैं। क्या होता है ये? 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 बटा CH क्यूब। रिडबर्ग कांस्टेंट, दिस इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, ठीक है। ये रिडबर्ग वैल्यू है, तो हम फॉर्मूला कैसे लिख देंगे? 1 बाई लैम्डा इक्वल टू R 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है किसी की भी, जैसे मैं बोलूँ लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, तो n1 कितना लूंगा 1, n2 कितना लूंगा 1 बढ़ा दो 2। बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट निकालनी है, n1 कितना लूंगा 2, n2 कितना लूंगा 3। शॉर्टेस्ट अगर निकालनी हो तो n1 मैंने आपको पहले बता दिया फिक्स रहता है, n2 जो है आपको कितना ले लेंगे? इन्फिनिटी। तो हमारे लिए एक चीज बन जाती है क्या कि जो कोई भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है? लॉन्गेस्ट।
तो N1 तो फिक्स है आपका जो भी है, ठीक है। जैसे लाइमन के लिए मैं बात करूं कितना है 1, बामर के लिए कितना है 2, ठीक है। पास्टियन के लिए कितना है 3, इसी तरीके से सो ऑन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट में N1 तो ये हो गया। N2 कितना हो जाएगा 1 इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा 2 3 4। अगर शॉर्टेस्ट निकालूंगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, ध्यान से सुन लेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर फाइंड आउट करनी है तो N2 बदलेगा, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। N1 आपका फिक्स रहता है, N1 चेंज नहीं होगा। तो लाइमन बामर पास्टियन ब्रैकेट फोंडेन पे क्वेश्चन आता है कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो निकालिए, केमिस्ट्री में 11th क्लास में भी आया था, ठीक है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान दे लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं इससे अगली बात पे। एक आता है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और एक आता है एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एटम, एटम से बिल्कुल फ्री करके बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर N1 बराबर 1 में है तो उसको बाहर निकालने कितनी कितनी चाहिए, उसकी एनर्जी कितनी थी -13.6, तो बाहर से कितनी दोगे कि इन्फिनिटी में चला जाए +13.6, तो जो उसकी टोटल एनर्जी है वही आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ध्यान से सुन लेंगे। दूसरी बात एक्साइटेशन एनर्जी, कोई भी एटम के इलेक्ट्रॉन को N1 बराबर 1 से 2 3 4 किसी में भी ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है एक्साइटेशन। तो इसमें आप सोल्व कर लेंगे। N1 बराबर 1 को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, N1 बराबर अगर 2 आ जाए तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, ये भी ध्यान से सुन लेंगे भाई, ये क्या होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। N1 बराबर अगर 2 है तो क्या कहलाती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है मतलब N कितना है 2, ग्राउंड स्टेट N1 बराबर 1 होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको पीपीटी दे दी जाएगी, इसको आप सोल्व करेंगे, बाकी कल बताया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, देखो पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है, जो बोर का जो मॉडल था, ठीक है, उसमें पूछ रहा है ये, देखो क्या कह रहा है एक्सप्लेन द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर क्वांटाइजेशन बाय डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन। डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन से आपको इसको बताना है। तो हमने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, देखो डी ब्रोगली के अनुसार क्या होता है भाई आपका लैम्डा बराबर क्या होता है H/P, लैम्डा इक्वल टू क्या था H/P, 11th चैप्टर से उठा लिया इस बात को, लैम्डा क्या है H/P। अब हम क्या जानते हैं कि यहाँ जब बोर के सेकंड पोस्टुलेट में क्या होता है आपका, बोर का सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब फिक्स सेल में चक्कर लगा रहे हैं तो ना एनर्जी ले रहा है ना एनर्जी दे रहा है। अगर एनर्जी ना ले रहा है ना दे रहा है, एनर्जी ले भी नहीं रहा है एनर्जी दे भी नहीं रहा है, इन दैट सिचुएशन स्टेशनरी वेव्स विल प्रोड्यूस, कैसी वेव प्रोड्यूस होंगी स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अगर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो उनके लिए कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि भाई जो उनका जैसे सर्किल में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से सर्किल में अगर ये पहुंच रहा है तो इसके लिए जो भी आपके पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही है स्टेशनरी वेव्स के लिए कंडीशन है कि भाई ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। हाँ स्टूडेंट्स चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, 1 शॉर्ट रिवीजन था आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको क्वेश्चंस पीपीटी में अभी सेंड कर दिए जाएंगे। इसी क्वेश्चन से जो आपकी पीपीटी आएगी इसी के लास्ट में क्वेश्चंस होंगे जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और इनको पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो भी इसके जो क्वेश्चंस है सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पे सोल्व करा करके आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।